अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। कौमी सियासत में आज एक ऐसी अहम पेशरफ सामने आई है जिसकी कुछ अर्सा पहले तक उम्मीद कम ही थी। आज हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए महमूद खान अचकज़ई के नाम पर रजामंदी जाहिर कर दी और स्पीकर कौमी असम्बली ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए महमूद खान अचकज़ई को नया अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। जुम्मे को कौमी असम्बली इजलास के आगाज पर ही स्पीकर अयाज सादिक ने ऐलान किया कि आज वक्फा सवालात नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने चीफ विप आमिर डोगर को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि उन्हें अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन देना है। इसके फौरन बाद महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। यह ओहदा उस वक्त खाली हुआ था जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब खान 9 मई के मुकदमात में नाअहल करार दिए गए थे। गुज़िश्ता साल 6 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केसेज में सजा के बाद सेनेट में शिबली फराज और कौमी असम्बली में उमर अयूब खान को अपोजिशन लीडर के ओहदों से नाअहल करार दिया था। उसके बाद इमरान खान ने पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया था और पीटीआई ने अक्टूबर में अपोजिशन अरकान की अक्सरियत के साथ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में बाकायदा दरखास्त भी जमा करवाई थी। तहम हुकूमत की जानिब से इस मामले में मुसलसल ताखीरी हरबे इख्तियार किए जा रहे थे। आज इस तकर्री से मुतल्लिक एक अहम अंदरूनी कहानी भी सामने आई जब जमीयत उलमा इस्लाम ने दावा किया कि महमूद खान अचकज़ई की तकर्री नवाज शरीफ के कहने पर अमल में आई। JUI के सेनेटर कमरान मुर्तज़ा ने इंकशाफ किया कि महमूद खान अचकज़ई ने खुद नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया, जिसके बाद नवाज शरीफ ने उनका नोटिफिकेशन जारी करवाया। कमरान मुर्तज़ा के मुताबिक नवाज शरीफ ने यह फैसला अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए भी किया और उनके बकौल यह कदम आने वाले दिनों में एक वसीतर मीसाक़ जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई JUI के भी अपोजिशन लीडर हैं और JUI ने भी उनकी तकर्री का मुतालबा किया था। इस तकर्री के बाद तहरीक इंसाफ ने भी मामलात में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की है। पार्टी चेयरमैन दरस गौहर का कहना है कि अपोजिशन लीडर की तैनाती उनका आईनी हक था जो तवील अरसे बाद मिला और यह पेशरफ्त एतमाद साजी के लिए फायदामंद साबित हो सकती है। फाइनली महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। ये एक बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस आदो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया बड़े अरसा के बाद। लेकिन ये हम फिर भी कंसिडर करते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंस मेजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। लेकिन ये हमारा हक था, ये पहले भी होना चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वसातत से चेयरमैन सेनेट से भी कि उनका भी एक सीट जो है वो 8 अगस्त 2025 से खाली है। उसमें भी सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने जमा किए हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट है। अब इसी के बाद होना था। इसी दौरान तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमा और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का भी मुफाहमती सियासत पर अहम मौक़िफ़ सामने आया। कमरे अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्क में बातचीत से ही मामलात आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि मुज़ाहमत के बाद भी आखिरकार मुफाहमत ही होनी है। उनका कहना था कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे रखा है जबकि जेल में होने की वजह से उनके पास मालूमात महदूद हैं, इसलिए महमूद खान अचकज़ई बेहतर फैसला कर सकते हैं। फवाद चौधरी की कौमी डायलॉग कमेटी से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो वाइस चेयरमैन हैं और पार्टी पॉलिसी से हटकर बात नहीं कर सकते। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस मामले पर वाज़ेह यकसुई नजर नहीं आती। जहां पार्टी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुज़ाकरात और मुफाहमत के हक में दिखाई देते हैं, वहीं सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समर को ज्यादा फायदेमंद नहीं समझते। उनके बकौल वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात के नाम पर इमरान खान को माइनस करके सिर्फ चंद रहनुमाओं के साथ रस्मी मुलाकातें करना चाहते हैं। कोई इस निज़ाम में खुलूस नहीं है। वज़ीर आज़म से मिलेंगे, एक मुलाकात हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि खान साहब को साइड पे कर दें और हमारे साथ किसी और लोगों के साथ बैठ के बिस्किट खाएं, चाय पिए, ताकि ये लगे कि सब अच्छा है, माहौल ठीक ठाक है। एक झूठ को ये छुपाने के लिए ऐसा तासुर देना चाहती हैं कि अपोजिशन को जो है उसको हुकूक मिल रहे हैं, वो हुकूमत के साथ बात कर रही है, वो बैठी हुई है। तो हम इस झूठ को बिल्कुल दबने नहीं देंगे। जल्द या बदेर अगर ये मुकदमे चलने हैं तो मुलाकात जरूरी है, मुलाकात होगी। दूसरी जानिब हुकूमत भी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात और मुफाहमत का मशवरा दे रही है, लेकिन साथ ही सख्त वार्निंग भी दी जा रही है। अगर पीटीआई ने मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया तो माजी से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये तमाम सूरत हाल उस वक्त मजीद हसास हो जाती है जब पीटीआई ने 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज और शटर डाउन की कॉल दे रखी है। इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी सरगर्म नजर आ रहे हैं। उन्होंने हालिया चंद दिनों में पंजाब और सिंध के दौरे करके स्ट्रीट मूवमेंट को तेज करने की हिकमत अमली अपनाई है। इस सिलसिले में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई जिनके पास हुकूमत से मुज़ाकरात करने का मैंडेट भी है, वो और पीटीआई के रहनुमा असद कैसर पर मुश्तमिल एक वक्त भी आज कराची पहुंच चुका है ताकि अवामी मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। इन सियासी सरगर्मियों के साथ साथ सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात भी बढ़ती जा रही है। हुकूमत के साथ साथ रियासत भी
उनके मुतनाज़े बयानात पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती दिखाई देती है। 9 मई के हवाले से सुहेल अफरीदी के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट पहले ही सामने आ चुकी है और अब दहशतगर्दी के मामले पर उनका रियासत और ऑपरेशन मुखालिफ रवैया मजीद पेचीदगियां पैदा कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक PTI ने दहशतगर्दी जैसे हसास मामले पर हमेशा इबहाम, कमजोरी और दोगली पॉलिसी अपनाए रखी। वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करने के बजाय मुज़ाकरात का नारा लगाकर रियासत दुश्मन अनासिर को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका दिया गया और यही सोच आज वादी तीरा समेत पूरे खित्ते में बदमनी की एक बड़ी वजह बन चुकी है। माहिरीन ये भी बताते हैं कि तीरा के शहरियों का आर्जी इनखला किसी खुफिया फैसले का नतीजा नहीं था, बल्कि ज़िले इंतजामिया और तीरा की 24 रुकनी नुमाइंदा कबायली कमेटी के दरमियान एक तहरीरी मुआहिदे के तहत हुआ, जिस पर मुकामी मशरान के दस्तखत मौजूद थे। इस मुआहिदे के मुताबिक इनखला का शेड्यूल 10 जनवरी से 30 जनवरी तक तय हुआ था, जो वज़ीर आला के इल्मी के दावे को झूठा साबित करता है, क्योंकि ये फैसले उनकी अपनी इंतजामिया के दायरे में हुए। इनखला के लिए 4 अरब रुपए का बजट वज़ीर आला की निगरानी में मंजूर हुआ, जिसका मकसद 15 से 20 हजार खानदानों की बहाली था। इमदादी पैकेज के तहत हर खानदान को 2.5 लाख रुपए फौरी इमदाद, 50,000 रुपए माहाना वजीफा, मुकम्मल तबाहशुदा घर के लिए 30 लाख और जुज़वी नुकसान पर 10 लाख रुपए देने का फैसला किया गया। मगर बावसूख ज़राए के मुताबिक 4 अरब में से सिर्फ 2 अरब रुपए ही खर्च हो सके, बाकी रकम का कोई वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद नहीं। दूसरी जानिब PTI के सूबाई तर्जुमान शफी जान का यह कहना कि कोई फौजी ऑपरेशन या जबरदस्ती डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही वज़ीर आला के बयानिए से मुतसादिम है और पार्टी के अंदर मौजूद तजादात को मजीद वाज़ेह करता है। हकीकत यह है कि तीरा में बड़े पैमाने का ऑपरेशन नहीं, बल्कि सिर्फ दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर PTI से मुतनाज़े बनाकर यह तासुर दे रही है कि रियासत तकसीम है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री एक तरफ मुफाहमत की उम्मीद पैदा करती है, लेकिन दूसरी तरफ PTI की एहतजाजी सियासत अंदरूनी इख्तलाफात और दहशतगर्दी के मामले पर गैर वाज़ेह मौक़िफ़ इस अमल को कमजोर भी कर सकता है। अब असल सवाल यह है कि आया ये पेशरफ्त वाकई सियासी दर्जा हरारत कम करेगी या आने वाले दिनों में ये तजादात मजीद बिगाड़ का सबब बनेंगे। इसी मुताबिक मजीद बात करने में ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अज़रकानी ने। बहुत शुक्रिया बिलाल अज़रकानी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि बिलाखिर 5 माह और 11 दिन के बाद आपने अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ को दे ही दिया उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक, तो ऐसा क्या हो गया अब अचानक से कि आप जिस पोजीशन पे तहरीक इंसाफ को पहले देने से इनकारी थे, आज आपने वो दे दी उन्हें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समर साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। सबसे पहले तो जी देखिए, आपके सवाल के अंदर ही कुछ जो फैक्ट्स इम्प्लाई किए गए हैं, मैं उनकी ज़रा दुरुस्तगी कर लूँ जी। पहली बात यह कि हुकूमत ने लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर उसका ना कोई इख्तियार होता है, ना उसने कोई फ़ैसला करना होता है, ना उसने कोई किया है। ये मामला सिर्फ स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन के दरमियान होता है और आइन और कानून और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के से गवर्न किया जाता है। उस हवाले से स्पीकर साहब ने इस मामले को कौमी असम्बली के फ्लोर पर बड़े वाज़ेह तौर पे जब भी ये सवाल उठाया गया गौहर खान साहब की तरफ से, उसका जवाब दिया था कि एक केस मेरे ख्याल से उमर अयूब साहब से मुंसलिक सब जुडिस था, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की तैनाती में हायल था और वो कोर्ट केस जैसे ही सेटल होना था तो स्पीकर साहब ने कहा था कि मैं फ़ौरन उसके बाद ये प्रोसेस चला दूँगा। जैसे ही वो कोर्ट केस सेटल हो गया, उसकी एक अटेस्टेड कॉपी जजमेंट की ऑर्डर की स्पीकर साहब तक पहुंच गई, तो स्पीकर साहब ने फ़ौरन प्रोसेस चला दी। तो अब देखिए उसके बाद एक जैसी ये प्रोसीजर मुमकिन हुआ तो स्पीकर साहब ने कर दिया। और डेमोक्रेसी की बात करें कि जिसमें स्पीकर जो है वो न्यूट्रल होता है, गवर्नमेंट या अपोजिशन से नहीं होता, तो वहाँ स्पीकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से जाकर रहनुमाई भी नहीं लेते मामलात के अंदर के क्या करना है मैंने क्या नहीं करना, तो यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर से बराबर जो है वो रहनुमाई भी लेते रहे इस मामले के ऊपर। तो जाहिर है जो हुकूमती पार्टी चाहती थी वही हुआ है एंड पे जाके, लेकिन इसमें एक तातुल था और वो तातुल नजर भी आया। माजी में तो इस तरह का हमने कभी नहीं आप ये कह रहे हैं कि जो जी नहीं, देखिए स्पीकर साहब ने उसमें बाकायदा एक एक्सप्लेनेशन दी। ये सवाल बुनियादी तौर पे आप स्पीकर नेशनल असेंबली से पूछ सकते हैं और गौहर खान साहब ने कौमी असेंबली के फ्लोर पे पूछा, और जब उन्होंने इस कोर्ट जजमेंट का हवाला दिया तो उस पर तो मुझे याद है गौहर खान साहब ने भी आगे से इसके साथ डिसएग्री नहीं किया था। तो देखिए वो एक कोर्ट ऑर्डर से मुंसलिक एक चीज़ थी, जब वो आ गई तो आपके सामने हो गई। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की मंशा के मुताबिक, आप इस ऑलमोस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि अपोजिशन की मंशा के मुताबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं लगा, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए अपोजिशन तो चाह रही थी बड़े अरसे से, लेकिन अब स्पीकर साहब करने जैसे ही सही है। नहीं, हुकूमत की कोई चाहत इसमें नहीं थी। ये आप तीसरी दफ़ा बात दोहरा रहे हैं और मैं तीसरी दफ़ा बड़ा डायरेक्टली कैटेगोरिकली इसको रद्द करना चाहूंगा। हुकूमत का इस मामले से कोई लेना। अच्छा चले मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें कि आज एक दावा आया है JUI की तरफ से, कमरान मुर्तज़ा साहब ने दावा किया कि मियां नवाज शरीफ साहब की
जो है इंटरवेंशन पे ये सारा फैसला हुआ है, तो आप इसे कंफर्म करेंगे, डिनाई करेंगे कि मियां साहब का इसमें था अमल दखल या नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था जी। देखिए मियाँ, ये इनका कंजेक्चर हो सकता है, कामरान मुर्तज़ा साहब की अपनी एक कमेंट्री हो सकती है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये मामला स्पीकर और अपोजिशन के दरमियान है। दूसरी बात ये है समर साहब, मैं आपको बताऊं, ये एक बहाना था कि लीडर होना चाहिए। देखिए हम भी नहीं चाहते कि कभी भी कोई क्रिटिकल पोजीशन किसी भी हाउस के अंदर वेकेंट रहे, मगर उसकी एक वजह स्पीकर साहब ने बयान की और स्पीकर साहब ने जैसे ही वो रुकावट हटी तो उन्होंने क्लियर कर दी। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो पीटीआई बार बार बात करी थी ना कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर रहे, इसलिए हम वो नहीं कर रहे। देखिए माजी में जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तब भी उनका यही रवैया था जो उनका आज है, और आज भी जब भी गौर खान साहब माइक चाहते थे, महमूद अचकज़ई साहब माइक चाहते थे, उनको मिलता था। दूसरा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते हुए या तो हो कि आप स्टैंडिंग कमेटियों के अंदर कोई फाल किरदार अदा कर रहे हो और वो उसमें कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तैनाती कोई रुकावट बनी हो, तो फिर तो बात समझ आती थी। कौमी असम्बली में और सेनेट में पीटीआई या ऑपोजिशन लार्जली कोई किरदार अदा तो कर नहीं रही। स्टैंडिंग कमेटियों में कौमी इश्यूज़ पे तो बात कर नहीं रही। कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर कौमी इश्यूज़ पे कॉलिंग अटेंशन नोटिस में या क्वेश्चन आवर में तो हिस्सा ले नहीं रही। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये बहाना किस चीज़ का था। बहरहाल अब ये बहाना भी हट गया है, तो हम उम्मीद करते हैं अगर यही एक वजह थी या इसको, क्योंकि हर दफा कोई नई वजह होती है। लेकिन ये बताइएगा बिलाल साहब कि इस मामले में ये जाहिर है एक सीबीएम भी इसे करार दिया जा रहा है, तहरीक इंसाफ भी कहती है कि ये इत्मीनान साजी का अच्छा इकदाम है, तो ये आगे बढ़ते हुए मुज़ाकरात की या मुफाहमत की राह खोल सकता है। इस पर हुकूमत मजीद दोबारा से पुश करेगी इस मामले को? जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर से कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत और पीएमएलएन कभी भी बातचीत की मेज से उठी नहीं। अगर उस मेज से उठी है तो पीटीआई उठी है और बार बार उठी है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद आपने देखा कि इनको दावत दी गई कि आए दहशतगर्दी के मामले के ऊपर कौमी असम्बली के फ्लोर पे इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग में बातचीत करें, जहाँ सब खुल के बात करें इसके ऊपर हमने क्या स्ट्रैटेजी करनी है। इसमें ये नहीं आए। पहलगाम वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग पे नहीं आए। फ़िलिस्तीन पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे नहीं आए। स्पीकर साहब की क़यादत में मुज़ाकरात का अमल बाकायदा शुरू हुआ। अपोजिशन और पीटीआई और अपोजिशन, उसमें सीएम के भी थे, और ट्रेजरी और हुकूमत के दरमियान उसमें से उठ के पीटीआई गई। आज भी अगर संजीदा बातचीत पर कौमी इश्यूज़ के ऊपर हम कहते हैं जी, हम हर वक्त, देखिए हम एक सियासी और एक जमहूरी जमात है, हम हर वक्त कहते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप और कौमी इश्यूज़ पर बातचीत होनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ रुकावट है तो वो इमरान खान है, वो वाहिद शख्स है, इनके अपना माइंडसेट है जिस वजह से ये उठ के खुद मेज से जाते हैं। और हम समझते हैं कि कौमी इश्यूज पर बातचीत होनी चाहिए। अब तो आपके लिए मामला ज्यादा आसान नहीं हो गया बिलाल ज़रक़ानी साहब के महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बन गए हैं। ये वही महमूद खान साहब है जिन्हें खान साहब ने, इमरान खान साहब ने उन्हें मुज़ाकरात का इख्तियार भी दे रखा है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करें। अब तो प्रॉपर एक पोजीशन में वो आ गए हैं, तो अब आपके लिए ज्यादा आसान नहीं हो गया तहरीक इंसाफ को, अपोजिशन को एंगेज करना मुज़ाकरात के लिए? नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले कहा समर साहब, हम तो बातचीत के मामले में कंसिस्टेंट रहे, हमारी उसमें ऊंच नीच हुई नहीं। ये फैसला पीटीआई का और अपोजिशन का है। अगर वो संजीदा बात करना चाहते हैं, कौमी इश्यूज पर करना चाहते हैं, तो हमने हमेशा कहा है कि हम उसके लिए हाजिर हैं, मगर ये फैसला उनको ही करना पड़ेगा। अगर आप और ये अगर जब इस तरह की बात होगी तो हम आगे बातचीत कौमी असेंबली, कुछ फैसले आपने भी करने ना। वो डिमांड आ रही है तहरीक इंसाफ से कि खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए, उन्हें हम कन्विंस कर सकते हैं मुलाकात के बारे से, तो इस तरह की बात भी हो रही है। तो क्या आप अब मुलाकात का कोई करवा सकते हैं? देखिए मसला ये है ना, तहरीक इंसाफ के लोगों की खान साहब के साथ। नहीं समर साहब, देखिए ना बात ये है, मुलाकात भी चले शायद हो जाए, माजी में भी मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें तो तब हो भी रही थी, तो तब भी कौन से इन्होंने तीर मार लिए थे और कौन सी इनकी सोच में फ़र्क था। बुनियादी बात मसला ही ये है कि जब भी आप बातचीत की बात करते हैं, आप दहशतगर्दी जैसे मौजू पर बातचीत की बात करते हैं, आप फ़िलिस्तीन जैसे मौजू पर बातचीत की बात करते हैं, तो ये आगे से शराइत रखते हैं, तो ये एक नीयत का फुकदान दिखाता है। तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि आपको अब जिस शख्स की ये बात कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात करें, उसका आखिरी ट्वीट क्या है समर साहब? आप क्या वो ट्वीट अभी उसको दोहराया नहीं जा सकता? तो बुनियादी मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर कोई भी शख्स मुज़ाकरात या बातचीत में रुकावट है, वो इमरान खान है, और उस शख्स को जो लोग मिलके भी आते हैं और उस मुलाकात के बाद इस तरह के ट्वीट आते हैं जहाँ पे आप दहशतगर्दी
या अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक या अपनी फ़ौज के मुतल्लिक वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो हमारा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे कोई मामला बेहतर तो नहीं होता। तो इसलिए देखिए, आपके मेरी हुकूमती गुजारिश कैंप है से कि भी जो इस पे मेहनत कुछ ऑपोजिशन जो मुतालबे हुकूमती कैंप से भी तो बयानात आ रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद ही अब जो होनी है मुलाकात, हाँ सबसे वो होनी है, उससे पहले मुलाकात नहीं होने देंगे, क्योंकि बड़ी कॉल दे रखी तरीके से आपने 8 फरवरी को। राना साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये जो बयानिया है, जो सख्त बयानात का मामला है, वो अगर तर्क करते हैं तो इस पर पेशरफ्त हो सकती है। इस तरह की वो बात कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। नहीं, देखिए ना समर साहब, बात ये है, मैं आपसे ये कहता हूँ, देखिए शर्त तो पीटीआई रख रही है ना, शर्त तो पीटीआई रख रही है ना। तो हम ये कहते हैं कि आप शराइत से हट के तो आप फैसला करें कि आपने बातचीत करनी है और संजीदा तरीके से करनी है, या आप शराइत पे शराइत रखते जाएं। देखिए, मैं ये समझता हूँ बातचीत होना बेहतर है, मगर बातचीत को कोई मजबूरी ना समझे। क्योंकि हम जब भी बातचीत की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी जैसे ज़रूरत है। मेरे ख्याल से बेहतर होता है जब एक वर्किंग रिलेशनशिप और बातचीत हो, मगर अगर आप उसके सामने हमेशा शराइत रखेंगे तो ये आपकी मर्जी है। सही है, इसको हुकूमत की कमज़ोरी नहीं समझा जाना चाहिए। अब तो देखिए, मेरे ख्याल से इनको ये मेहनत उनको इमरान खान पर करनी चाहिए और उस शख्स के रवैये में खातिर ख्वाह। देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल इमरान खान का आखिरी ट्वीट अभी भी जो मौजूद है, जो 1-2 ट्वीट्स लास्ट हुए हैं, वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं किसी भी मुल्क के अंदर। जो मर्जी आपका दावा हो कि आपके साथ आपकी, अगर आप समझते भी हैं कि आपकी कैद जिस भी वजह से है, अपनी अफवाज के खिलाफ बात करना, अपनी अफवाज के ऊपर अफगानिस्तान के साथ मामलात को भड़काने का इल्ज़ाम लगाना, दहशत गर्दी के हवाले से वो बात करना, कहना है कि पीटीआई के वो अरकान के पीटीआई के अरकान का एनडीयू में शिरकत करना शर्मनाक है, ये कौन सी ज़बान और कौन सी सोच है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं तो अगर हम मुतालबे रखने शुरू करें तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि पीटीआई के लोग पहले इस तरह की मुल्क दुश्मन ज़ुबान को रद्द करें, फिर सलमान राजा साहब और अपोजिशन के लोग पहले इस बात को रिजेक्ट करें। वो कहें कि वो कहाँ खड़े हैं, वो उस तरह की जुबान जो मोदी की जुबान है उसकी हिमायत करते हैं कि नहीं। मगर हम तो इस तरह की बात नहीं करते। तो आप अगर शराइत रखेंगे तो फिर शराइत का मामला तो कहीं पे भी जा सकता है। अच्छा, ये बताइएगा, हमारा ये ख्याल है कि बेहतर है कि आप जी बातचीत का अमल संजीदगी से अगर चाहते हैं तो उसको आप साबित करें कि आप इस मामले में। ज़ाहिर है 8 फरवरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की एक बड़ी कॉल दे रखी है, तो उस कॉल से पहले जो है आप तहरीक इंसाफ को इंगेज करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो तहरीक इंसाफ वो कॉल वापस ले ले और आप मुज़ाकरात की तरफ बढ़े, आगे मुफाहमत को जो है वो शुरू किया जा सके। इस तरह की कोई मशरूत ऑफर हो सकती है? समर साहब, मेरा ख्याल है जी, देखिए ये रील हम बहुत दफ़ा पहले देख चुके हैं। हमने फ़ाइनल कॉलें भी देखी हैं, फ़ाइनल कॉल के बाद और कॉलें भी देखी हैं। अब अल्लाह जाने ये कौन सी वाली कॉल है जो फ़ाइनल कॉल के बाद होती है। और मेरी तो समझ से ये बात बाहर है कि आपने एक सूबे का सीएम लगाया हुआ है, वो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में के मुतल्लिक अपना एक्शन प्लान देने के बजाय, वो खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ और एजुकेशन के मुतल्लिक अपना प्लान बताने के बजाय वो सुबह जाके 8 फरवरी के दिन पहिया जाम हड़ताल की बात कर रहा है। और पीटीआई जब पहिया जाम हड़ताल, नंबर 1 पहिया जाम हड़ताल से आप यही करना चाह रहे हैं ना कि मुल्क की मईशत रुक जाए, कि मुल्क में लोगों को इनकन्वीनियंस हो, तो ये मेरी समझ से तो ये मामला बाहर है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई और पुरअमन एहतजाज दो मुतरादिफ चीज़ें, हमने माजी में 9 मई भी देखा है, हमने दीगर भी देखे हैं। तो देखिए, मेरा ख्याल है ये इस सोच को पूरा ओवरऑल पीटीआई को खुद उस पर गौर करना। मैशत का जिक्र भी किया, मैशत से मुतल्लिक मेरा सवाल है कि कल पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिल सकता था 4 रुपये 65 पैसे का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के वाले से, लेकिन आपने पीडीएल जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आपने बढ़ा दी और अब तकरीबन एक बंदा जो एक रिग्रेसिव टैक्सेशन है, एक बंदा मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है 253 रुपये का, तो उसमें से 87 रुपये वो गवर्नमेंट पाकिस्तान को चले जाते हैं बतौर लेवी। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है जी? समर साहब, देखिए, हुकूमत दीगर चीज़ों को आप जानते हैं कि जो हमारे मुआशी चैलेंजेस हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल 1.5 में 2 सालों में तकरीबन अब एक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गए, मगर उसके अंदर बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं, फिस्कल मैनेजमेंट होती है, हमने अपने खसारे भी काबू करने हैं, हमने अपने सर्कुलर डेट की भी रिडक्शन करनी है जिसमें हम बेहतरी लेके आए हैं, हमने अपने पेट्रोलियम सेक्टर के चैलेंजेस भी देखने हैं। तो इन सब चीज़ों का तवाज़ुन रखते हैं ताकि हमारे पाकिस्तानी शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद के अंदर भी जो बेहतरी है वो भी ला सकें, मगर साथ ही साथ जो हमारे खसारे कम करने हैं, जो हमने अपनी ओवरऑल पब्लिक फाइनेंस में बेहतरी लेके आनी है, उन प्रायोरिटीज़ को भी साथ लेके चलना है।
तो इन सारी चीज़ों का तवाज़ुन है जी, और इसी के नतीजे में ही ये जो मुआशी इस्तेहकाम के नताइज आपके सामने पिछले साल डेढ़ में आए हैं वो आए हैं, और आगे इंशाल्लाह इसी तरह ही काम करते रहेंगे। ये हमारी बिल्कुल तरजीह है कि एक चादर देकर पाँव फैलाते हुए हम एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा लाएं और आगे रोजगार में भी इजाफा लाएं, कल ये कह रहे और थे लोगों कि की कुव्वत बिलावल साहब खरीद कल में ये भी कह रहे थे इजाफा कि हमारा जो सूबाई हम जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं सर्विसेज पे, उसमें 19% ग्रोथ है। आप जो FBI टैक्स लेता है वफाकी गुड्स के ऊपर, उसमें वो कह रहे हैं कि जो टोटल ग्रोथ है वो 10% है। वो कह रहे हैं फिर भी आप हमसे मजीद तवक्को करते हैं कि हमारा जो है वो शेयर काटा जाए। कह रहे टैक्सेशन जो FBI टैक्स इकट्ठा करता है वो भी आप हमें दे दें, हम आपको बेहतर टैक्स इकट्ठा करके दे सकते हैं। वो कह रहे हैं वफाक की जो नाकामियाँ हैं उसका खमियाजा सूबों से क्यों आप भुगतने की तवक्को कर रहे हैं? ये देखिए, मैं तो बिलावल साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं करता, और मेरा ख्याल से NFC वो फोरम है जहाँ पे ये अब बातचीत हो रही है, ठीक। और मेरा ख्याल से सब सूबे भी और वफाकी हुकूमत भी अपना वहाँ पे मौक़िफ़ रख रही है, और वहाँ पे डेटा की बुनियाद पर पिछले 10 सालों की बातचीत हो रही है। तो मेरे ख्याल से जी ये बेहतर है कि वहीं पर ये डिस्कशन हो, चूँकि FBR ने तो पिछले साल 26% ग्रोथ भी दी है। मईशत मुआशी ग्रोथ मॉडस्ट थी, ज़्यादा नहीं थी, चूँकि हम इस्तेहकाम के अमल से गुजर रहे हैं, और महंगाई की शरह भी खातिर ख्वाह कम हुई थी, मगर इसके बावजूद FBR के रेवेन्यूज़ में ग्रोथ आई थी। मगर बुनियादी तौर पर ओवरऑल अगर आप देखें कि इस सारी डेफिसिट और प्राइमरी बैलेंस की बेहतरी के बावजूद बुनियादी बात यह है कि आज वफाकी हुकूमत जब अपने बजट का आगाज़ करती है, तो अगर वो अपना हदफ अचीव भी करे तो उसके बाद वो उसके अखराजात वो सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस और डिफेंस बजट भी पूरा मुश्किल से पूरा करती है। उसके बाद हर चीज़ उसको उसके लिए बोरो करना पड़ता है। मुख्तसर सवाल है मेरा आपसे, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, सवाल मुझे नहीं, समर साहब मेरी गुजारिश है, आप जवाब का, मैं जवाब का आगाज करता हूं तो आप तो फौरन ठीक है शुरू कर देते हैं। मुझे एक तसल्ली बख्श जवाब तो देने का मौका दीजिए। मेरी गुजारिश है, देखिए मुझे ज़रा देखिए गुजारिश है, तो इसीलिए हमें इस फार्मूला को, जो रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंस की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको सबको विद एन ओपन माइंड बैठ के देखना होगा, और इस नतीजे पे इवेंचुअली आना होगा जिसमें ओवरऑल फिस्कल सस्टेनेबिलिटी हो, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतें और पाकिस्तानी अवाम सबकी बेहतरी हो। इसको साइलोड अप्रोच से इसका मसला हल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह बहुत सारे डिवॉल्व, जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मेरे नज़दीक वो भी डिवॉल्व होना चाहिए सूबों को। इसमें मुख्तलिफ आरा हैं, हमें सबको बैठ के मुझे बस एक मुख्तसरन आपसे एक सवाल पूछना है। लोग बहुत पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ये जो नए करेंसी नोट्स के हवाले से कि कब तक हो जाएगा मामला एग्जीक्यूट जी? तो क्या आपने डेडलाइन क्या रखी है इसकी ज़हन में? जी देखिए, ये मामला कैबिनेट में आया था, और इसमें बुनियादी वजह लाने की ये थी कि आप नोट्स की भी आप जानते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से, उन नोट्स की टेक्नोलॉजी के हवाले से, उसके सिक्योरिटी तकाज़ों के हवाले से ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। तो इससे ये एक प्रपोज़ल आया था कि इसको कैबिनेट के सामने नए नोट्स की अप्रूवल का, नए नोट्स की प्रिंटिंग के अप्रूवल का। तो उसके अंदर कुछ काबीना ने समझा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कैबिनेट ने समझा था कि मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है उस प्रपोजल में, तो इसलिए उसको पेंड कर दिया गया था। तो इंशाल्लाह उसके लिए कमेटी बनाई गई है, जब वो अपनी तजावीज़ लेकर कैबिनेट के पास फिर से आएगी तो तब इसके ऊपर फिर एक हतमी फैसला होगा। बहुत शुक्रिया बिलाल अज़हर कैनी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे, इस्लाम डेवलपमेंट के ऊपर। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज अपोजिशन लीडर का ओहदा तो मिल गया है अपनी मर्जी व मंशा के मुताबिक, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 माह और 11 दिन के बाद तहरीक इंसाफ की डिमांड मानी गई। तहरीक इंसाफ ने जवाब में क्या कमिट किया है, इस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। इसी पर मजीद हम प्राइम में हमने दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब को। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज तो बड़ी लाइन में लग के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपोजिशन लीडर का वो नोटिफिकेशन वसूल किया जो कि आपका हक था, और 5 महीने और 11 दिन के बाद ये तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर का ओहदा दोबारा से मिला है आपकी मर्जी व मंशा के मुताबिक। तो क्या ऐसा तब्दील हुआ है कि आपको ये नोटिफिकेशन मिल गया बिलाखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मेरे ख्याल में तो समर साहब कोई पोजीशन चेंज तो नहीं हुई, कोई गोल पोस्ट चेंज नहीं हुआ। हाँ, एक डेवलपमेंट मैं तो उसको अच्छा समझता हूँ, वो हुई थी, शायद ये वजह हो, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। उसमें आगे कोई पेशरफ्त हुई, मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई पेशरफ्त हुई है, लेकिन उसको जो पॉजिटिव रिस्पांस दिया है तो उसका मतलब है कि निज़ाम को अब आगे जाने का एक सियासी रास्ता मिल रहा है। तो अच्छी बात है, अच्छी डेवलपमेंट है।
वैसे भी आपने भी जवाब में कुछ कमिट किया है गवर्नमेंट को, क्विड प्रो को है ये, क्या है ये? उस पे तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं तो कारकुन हूँ, मेरे पास तो इतनी लीडरशिप लेवल की मालूमात शायद ना हो कि हमने क्या कमिट किया है, हमने क्या कमिट करना है। हमारी तो डिमांड ही एक है, इमरान खान साहब की रिहाई। उसके अलावा इमीडिएटली अगर आगे कोई और आपका 8 फरवरी का एहतजाज आ रहा है, उस हवाले से आप कोई कमिटमेंट हुकूमत को दे सकते थे, या हो भी सकती है ऐसा कुछ? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई कमिटमेंट जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की नॉलेज में ना हो, उनके नॉलेज में लाए बगैर की बड़ी कमिटमेंट मैं नहीं समझता कोई भी कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ। फिलहाल बज़ाहिर लग तो ये रहा है, जो बयानात सामने आ रहे हैं, पहले तो बात होती थी पहिया जाम और शटर डाउन, अब पहिया जाम का जिक्र गायब हो गया है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात के अंदर से। तो क्या अब ये सिर्फ हड़ताल है और शटर डाउन ही है? पहिया जाम वाला मामला जो है वो अब क्या प्लान तब्दील हो गया है? प्रोटेस्ट है, लेकिन प्रोटेस्ट में तो सब ऑप्शन आपके पास होते हैं। पहिया जाम भी होता है, शटर डाउन, सब कुछ होता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जितना मैंने अचकजई साहब को और नासिर अब्बास साहब, इन लोगों को मैंने देखा है, इनसे गुफ्तगू हुई है, मैंने उनमें कोई पुरतशद्दुद रवैये नहीं देखे। मैंने अचकजई साहब को ये कहते सुना है हमारी मीटिंग्स में कि वो किसी भी कारकुन की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, खासकर जब वो तहरीक इंसाफ का कारकुन हो। सही है। तो जो भी कुछ होगा पुरअमन होगा इंशाल्लाह। लेकिन देखें ना, अगर हम 4 सूबों की बात करें तो पंजाब में तो 8 तारीख को बसंत मनाई जा रही है, पंजाब में लाहौर के अंदर। तो वहाँ तो लग नहीं रहा कि किसी किस्म का शटर डाउन या पहिया जाम होनी है, वहाँ तो लोगों ने निकलना है बसंत मनाने के लिए। अगर हम बात कर लें सिंध की, सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है, वहाँ भी इफेक्टिवली आपकी कॉल के ऊपर शायद उस तरह अमल दरामद ना हो सके जो आप चाह रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। केपी में आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे अगर आप कर लेते हैं, शटर डाउन भी कर लेते हैं, पहिया जाम भी कर लेते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा इतना बड़ा? खैबर पख्तूनख्वा में तो शटर डाउन वगैरह ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अपनी हुकूमत है। मैं आपकी इस या बात से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन असल जो बैटल ग्राउंड है, जो तो सियासी पंजाब मैटर मैदान है, करेगा वो ना। पंजाब ही है। उसमें मैं मुतफिक हूँ। पंजाब विल डिसाइड कि क्या होगा उसमें। मैं समझता हूँ कि अवामी सपोर्ट तो बेइंतहा है, लेकिन क्या 8 तारीख को जो 8 फरवरी है उसी तरह निकलेंगे? 8 फरवरी 2026 को जिस तरह 8 फरवरी 2024 को एक खामोश इनकलाब था, एक पुरअमन इनकलाब था, एक सॉफ्ट इनकलाब था, लोगों ने आके अपनी राय का इजहार किया और प्रिडोमिनेटली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान ने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट, इमरान खान साहब को सपोर्ट किया। तो डिपेंड करेगा कि पंजाब के लोग उस दिन किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। या वो खैबर बसंत पख्तूनख्वा मनाते हैं या में तो आपके एहतजाज में जी निकलते हैं, ये उनके लिए भी बड़ी आजमाइश होगी। देखें, बसंत का जहां तक ताल्लुक है समर साहब, एहतजाज तो एक और चीज है, लेकिन बसंत एक कल्चरल एक्टिविटी ऐसा रही ही है। है लाहौर की। उस पे किसी दिन और तफसीली उस पर बात करेंगे। बस मेरी सिर्फ ये एक दुआ है कि जो पंजाब हुकूमत है उनसे मेरी इस्तदा होगी कि बसंत उन्होंने पत्नी एक दिन करना है या हफ्ता, आई डोंट नो, 3 दिन का प्लान है लेकिन उनका। ये जरूर वो जी तो जरूर जो है, जो वहाँ की वजीर आला साहिबा हैं और उनकी जो टीम है, वो एक कल्चरल चीजें वापस जरूर लाना चाहते हैं। अच्छी स्टेप है, लेकिन धाती तार उससे लोगों को बचाएं। खासकर देखें नहीं, वो बिल्कुल घर कंट्रोल्ड में एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो जी करने का फैसला हुआ है, लेकिन वो जी मेन चीज़ जो उन है वो चीजों आपकी पे कॉल को बहुत चेक इफेक्ट नहीं होना करेगी ये? चाहिए ताकि आपकी जो कॉल है लोगों के एहतजाज गले की, ना उसे काटे। ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसे ये इफेक्ट नहीं करेगा, ये इवेंट जो हो रहा है? मैं तो लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मुझे थोड़ा इस पे बोलने दें। जी वो जी। फरमाते हैं कि वो तो दुश्मन लफ्ज यूज करते हैं, मैं दुश्मन नहीं करूंगा, मैं मुखालिफ को, मैं सियासी मुखालिफ को कभी सही है। दुश्मन नहीं कहता। कि मुखालिफ के इरादों को जेर है अगर करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। तो लाहौरियो, बसंत वाले दिन आप बिल्कुल बसंत मनाएं, लेकिन जो आपकी गुड्डी है, जो पतंग है, वो तहरीक इंसाफ का झंडा होना चाहिए। उसी रंग के आप बनाएं, और आप पे पर्चा भी नहीं कर सकता, क्योंकि आसमान में किसी को सही है। क्या पता ये पतंग किधर से आई है। पूरे लाहौर को और पूरे पंजाब को उस दिन आप तहरीक इंसाफ के रंग के झंडों के पतंगों से भर दें आप, सही है। ताकि सही तरीके से बसंत मनाई जा सके। अच्छा, क्या आपने हाल निकाल ही लिया इसका? तो ये बताइएगा मुझे कि देखो, तहरीक अब इंसाफ जो इनोवेटिव जमात है। इमरान सही है। खान साहब इनोवेटिव आदमी है, उन्होंने हमें यही सिखाया। सही है, चलिए मुझे ये जनरेशन जेड या अच्छा, जनरेशन जी की जमात है ना। सही हो अब गया। देखें इंशाल्लाह, आप देखें
लाहौर को इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के कलर से आसमान ठीक में है। भर देंगे। मरियम बीबी बड़ी खुश होंगी चले इस पसंद उनका से। इवेंट भी कामयाब हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। तो मुझे ये बताइएगा अली खान साहब के एक आज अपोजिशन लीडर की तकर्री के वाले से कुछ इंकशाफात भी आए हैं, जेयूआई के कैंप से कुछ दावे सामने आए हैं। जेयूआई ये कहती है कि ये जो तकर्री हुई है कामरान मुर्जा साहब के बकौल मियां नवाज शरीफ के कहने पर ये सब कुछ हुआ है, और वो ये दावा भी आता है जेयूआई की तरफ से कि खुद महमूद अचकजई साहब ने मियां साहब से रब्ता किया था। तो अगर ये मियां साहब और महमूद अचकजई साहब के आपस में मामलात के तहत अगर ये तकर्री हुई, फिर तो तहरीक इंसाफ को परेशान होने की मेरे ख्याल से जरूरत है। मैं इस बात से तो इनकार नहीं करूंगा कि माजी में मियां साहब की और अचकजई साहब का एक ताल्लुक अच्छा रहा है, एलाइज रहे हैं, कोलिशन में साथ रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त क्या उनका राब्ता हुआ है ये मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कामरान मुर्तजा साहब के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो फिर वो सिर्फ इस तरह की बात ना करें, फिर उसको थोड़ा प्रॉपर पब्लिक में लेके आए। मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बात अलबत्ता मैं करूंगा, कल भी मैंने एक प्रोग्राम में की कि ये जो बीच के लोग हैं, मतलब तहरीक इंसाफ के तो नहीं है ना, चकदेई साहब और अलामा नासिर साहब, इनके आने का ये फायदा मैं समझता हूँ जरूर हो सकता है कि अगर दोनों फरीक तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच में, ज़ाहिर है जिरगे में हमेशा आपको बीच का फरीक चाहिए ऐसा ही होता है, है। तीसरा फरीक चाहिए होता है, तो मे बी अचकजई साहब और अलामा साहब अच्छा कोई रोल अदा कर सकें इंशाल्लाह। सही है। और आपको इसमें कोई जो है परेशानी नहीं लगा कि अगर मियां नवाज शरीफ के कहने पर ही उनकी तकर्री अगर हुई है अपोजिशन लीडर की, या आपके लिए कोई ऐसी परेशान कुछ चीज़ देखिए नहीं है? पहले तो हुई नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ है, बड़ी बड़ी चीजें हमने देख ली हैं। मुल्क का सबसे बड़ा लीडर 850-900 दिनों से जेल में पड़ा हुआ है, आपके सामने जो बंदा बैठा है, जेलम, अडयाला, पेशावर, मर्दान, हर जगह के डेथ सेल और कसूरी चक्कियों से निकल के आए। इससे आगे तो कब्र ही है ना, सही है। डेथ सेल के आगे तो कब्र ही है ना, कब्र में उतारना है इन लोगों ने, और क्या करना है तो हमारे ये साथ। तो ये तो हमने बताइएगा, जो जो होना था हमने देख लिया है, तो यानी आप तो पर जिसने उम्मीद जो है कि करना है वो कर आप पर ले। उम्मीद है कि ये जो तकर्री है लीडर ऑफ द अपोजिशन की, ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मुफाहमत का एक नया दरवाज़ा, एक नया जो है वो दौर शुरू करवा सकती है, एक नया प्रोसेस। बिल्कुल मेरी सोच इस तरफ मुर्तकिज है कि मे बी इमरान खान साहब ने ये सोचा हो कि अगर तहरीक इंसाफ का कोई शख्स वजीर अपना वो होगा, अपोजिशन लीडर होगा, तो शायद उस तरह से मुज़ाकरात या पॉलिटिकल मामला ना निभ सकें। तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके उस तरफ भी थोड़ा सलाम दुआ हो, और एक अच्छा ताल्लुक ज़रा अचकज़ई साहब का रहा, तो मे बी उनके टॉकिंग टर्म्स बेहतर हों तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के मुकाबले में। तो वो कोई रास्ता अगर निकाल सकें, और रास्ता क्या निकालना है, इमरान खान साहब की रिहाई है। अगर इमरान खान साहब, शाह महमूद साहब और असीरान कोट लखपत की रिहाई नहीं होती, ऐसे किसी डायलॉग का फिर कोई फायदा ही कोई नहीं है। अगर ऐसे ही इमरान है। खान साहब की रिहाई लेकिन नहीं आपकी होती, ये पार्टी के वैसी अंदर भी फजूल जो बातें है, हैं आपकी दूसरी। पार्टी के अंदर जो है एक कंफ्यूजन मौजूद है कि मुफाहमत होनी चाहिए या भरपूर मुजामत होनी चाहिए। जो हॉक से वो कह रहे हैं भाई मुजामती हो, चढ़ दौड़े हुकूमत के ऊपर, लेकिन जो मुफाहमती तबका है जिसमें आप भी जिसमें कंसिडर होते हैं, काउंट होते हैं, हाँ, वो चाहते हैं कि एक मुफाहमती तरीक़ेकार के तहत आपस में फ़ाहम तफ़हीम से मामलात को हल किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो मुफाहमत की जब बात होती है अली मोहम्मद साहब, उसमें ये बताएगा कि आप लोग फिर मुफाहमत में किस हद तक आप आगे जाना चाह रहे हैं? आपको फौरी इलेक्शन चाहिए, या आपको अर्ली इलेक्शन भी पे भी आप रजामंद हो सकते हैं, या इलेक्शन टाइम पे हो लेकिन शफाफ हो, उस पर आप मान सकते हैं? कहाँ तक आप जा सकते हैं? कितने फ्लेक्सिबल हैं आप? देखिए इमरान खान साहब से हम सबकी मोहब्बत है, मैं तहरीक इंसाफ के लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई किसी को अपनी वफादारी ना जताए। मैं जो अपने आप को हॉक कहते हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि 9 अप्रैल की रात वो हॉक साहब किधर थे, और 9 मई के बाद जब जेल में हम सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, ये हॉक साहबान थे किधर। इस तरह नहीं होती सियासत। सियासत में एहतजाज भी होती है, स्टैंड भी लेना होता है, मजबूत खड़ा होना भी होता है, और गुफ्तगू भी होती है। सही। तो अगर इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए तो आपको किसी न किसी टेबल पर बैठना पड़ेगा। बाकी जिसने 10 लाख बंदा निकालना है तो निकालो, सही। किसने रोका है। मैं तो खुद ही कहता हूं, मैंने इमरान खान साहब की बात की, खान साहब के सामने तो सबकी गिग्गी बंद हो जाती है, सही। बात नहीं होती, इनकी जबानें गंग हो जाती हैं। खान साहब को मैंने जेल में ये बात की कि खान साहब, एहतजाज का सबसे बड़ा दिन जो था वो 9 फरवरी था। 2024 का इलेक्शन जब चुरा लिया गया, अगले दिन हमें एहतजाज की कॉल दे देनी चाहिए थी। तो खान साहब ने बड़े एक मुस्कुराहट से मुझे कहा कि यार अली, मैं अगर बाहर होता तो मैं कॉल दे देता। ये उस लीडरशिप की जिम्मेदारी थी जो उस दिन बाहर थी, कि वो खुद तो जीत गए थे ना, अपनी जीत की खुशी में शादियाने बजा रहे थे, आपको कॉल देनी चाहिए थी। लीडर की का सारा मैंडेट चुरा लिया गया था। तो उस दिन पर हॉक्स किधर थे। तो मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब ने अचकजई साहब को एक रोल दिया है, अपोजिशन लीडर बन गए हैं, वो एक संजीदा, एक मुदब्बिर और एक इज्जत वाला आदमी है, उसको मौका दो यार।
उसने आपको रोका है कि लेकिन 5 आपके लाख पार्टी बंदा के ना निकालो। सेक्रेटरी जनरल का ये कहना कि ये मुलाकात जो है ये इमरान खान को माइनस करके अपोजिशन के कुछ लोगों की एक नशिस्त होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ चाय बिस्किट के ऊपर, तो आप उनके इस मौक़िफ़ से एग्री करते हैं कि वाक़ईतन ऐसे ही होगा? क्या ये देखें, मैं राजा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकल बात करता हूँ। क्या तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा शख्स है जो सोच भी सके कि खान साहब को माइनस करके वो बात करेगा? देखो, आप जब मुज़ाकरात करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, आप उसकी बात सुनते हैं, वो मौक़िफ़ लेके फिर आप अपने लीडर के पास तशरीफ़ जो है वो ले जाते हैं, उनके सामने वो मौक़िफ़ रखते हैं। अगर आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, तो आप अपने लीडर तक वो बात पहुँचाएँगे कैसे? मुझे तो इसकी नहीं समझ आती। और कौन सा कोई हमारा कोई जेब उधर काट लेगा? अगर हम चकज़ई साहब हो गए, अल्लामा नासिर अब्बास हो गए, और कोई हमारी क़यादत कोई भी हो, वहाँ बैठे हों, आप पे कोई बंदूक रख के तो नहीं मुज़ाकरात करेगा ना। आपके सामने जो मौक़िफ़ रखेगा, आप अपना रखोगे। आप क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहली बात, आप कहोगे इमरान खान की रिहाई, शाह महमूद साहब की रिहाई, बाकी असीरान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, आईन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी, सुप्रीम कोर्ट को वापस अपनी ताकत में बहाल करना, एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन, इसी तरह के नुकात होंगे। तो वो ज़ाहिर है पहली नशिस्त में हुकूमत नहीं मानेगी। हुकूमत जो बातें करेगी वो मेरे ख्याल में ये कहेगी खान साहब को अंदर रहने दो, फलाना करो, ये अभी रहने दो, अभी हमसे बात नो। ये स्टार्टिंग पॉइंट होंगे, बीच में कोई मीटिंग पॉइंट होगा, यहाँ से डायलॉग स्टार्ट होता है, यहाँ मिलता है। मैं समझता हूँ मीटिंग पॉइंट का जो सेंटर है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी, जो मीटिंग पॉइंट है, जो फलक्रम है जिस पे मुज़ाकरात में कामयाब या नाकाम होना है, वो कोई और बात नहीं है, वो इमरान खान की रिहाई है। अगर इस बात से हुकूमत पीछे हटती है या हमारे लोग पीछे हटते हैं, उसके पीछे फिर हमारी कौम, हमारे वोटर और अली मोहम्मद नहीं खड़ा होगा। इमरान खान ये बताएं फाइनली आगे बढ़ेंगे। अली साहब ये फाइनली ये बताएगा कि अगर आपको किसी किस्म की मुज़ाकरात के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से कोई गारंटी मिलती है, यकीन दहानी मिलती है, जिस तरह से लीडर की अपोजिशन का तकर्रर हो गया है, तो 8 फरवरी की कॉल के ऊपर भी किसी किस्म का जो है वो प्लान बदल सकता है, या उस पर अभी फिलहाल तरीके साफ फर्म है? इस पे तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की क़यादत बात ज्यादा राय आपको दे सकती है। मेरी राय अगर है तो मैं ये कहूंगा, एहतजाज एक, आपके पास एक दरवाजा खटखटाने की एक सलाहियत होती है जिससे आप मुज़ाकरात का दरवाजा खोलते हैं। अगर आपको मुज़ाकरात का दरवाजा खुल रहा है और आपको बताया जा रहा है कि ठीक है बैठ के बात करते हैं, तो उस पे अगर इमरान खान साहब की रिहाई का कोई रास्ता खुलता है, जिस तरह 26 नवंबर से पहले भी एक रास्ता खुला था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ताले आजमा हमारी जमात के जाके डी चौक पहुंच गए और वो मुज़ाकरात का दरवाजा बंद हुआ, वरना खान साहब हो सकता था रिहा हो जाते, हमें तो ये बताया गया था। तो अब भी अगर इमरान खान साहब की रिहाई का कोई रास्ता खुलता है तो एहतजाज हमें किसी डॉक्टर ने नहीं लिखा, वो 8 को भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। जो मैं बात कर रहा हूँ इस पर रिएक्शन दिया जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान की रिहाई की कोई यकीन दहानी वो चकज़ई साहब वगैरह को करते हैं तो उस पे फिर सोचा जरूर जा सकता है, लेकिन आखिरी शुरू हो जाते हैं फिर भी उसे वो हल किया जा सकता है। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैं सबको ये कह रहा हूँ, यूट्यूब जो चलाते हैं उनको भी कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब की रिहाई है। ठीक है, इमरान खान साहब की रिहाई इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिहा होते हैं, लेकिन मुज़ाकरात का शुरू होना उसके लिए पहला स्टेप है ना, मुज़ाकरात का शुरू हो जाना पहला स्टेप है। मुज़ाकरात शुरू होंगे, उसमें जिम्मेदारी अब हुकूमत की बनती है। देखिए, जिम्मेदारी अब हुकूमत की बनती है, अपोजिशन लीडर आ गया है और एक अच्छा स्टेप ले लिया गया है। तो अब चकज़ई साहब तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे पे खड़े होकर नहीं कह सकते ना कि मेरे से मुज़ाकरात करो, ये तो शहबाज शरीफ साहब ऑफर तो आ चुकी है बाहर, स्पीकर के ऑफिस का कहा जा रहा है कि वहां से आप जो है कोऑर्डिनेट करें, सारे मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए। ये बेहतर रास्ता हो सकता है, बीच का रास्ता हो सकता है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान की, जिन्होंने बड़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात अगर हुकूमत के साथ शुरू हो जाते हैं और इन मुज़ाकरात में खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई यकीन दहानी मिलती है तो 8 फरवरी का एहतजाज मुअख्खर हो सकता है और होना भी चाहिए। इसी पर प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे ईरान की हालिया दिनों में जो वहाँ पे पुरशद्दत मुजाहरे हुए उसके बाद की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ईरान में हालिया दिनों के दौरान होने वाले पुरतशद्दद मुजाहरे इस वक्त रुक जरूर गए हैं, मगर हालात अब भी इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये मामला अब सिर्फ ईरान का मुआशी या दाखिली बहरान नहीं रहा, बल्कि एक बड़े आलमी तनाव की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक तरफ ईरान के अंदर मुजाहरे, सजाएं, दबाव और रियासती कंट्रोल नजर आता है, जबकि दूसरी जानिब अमरीका, उसके इत्तेहादी और मुखालिफ आलमी ताकतें इस बहरान को अपने अपने मुफादात के मुताबिक देख रही है। इसी वजह से बज़ाहिर जंग टलती दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में कशीदगी कम होने के बजाय ज्यादा मुनज़्ज़म और खतरनाक हो सकती है। इसी तनाजुर में अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान पर हमले से मुतालिक मुतअद्दिद बयानात के बावजूद
अमेरिका की जानिब से जंग की तैयारी बदस्तूर जारी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि अमेरिका ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर बड़े हमले से खबरदार करते हुए कहा कि हमले से ईरानी हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान पर हमले से खित्ते में वसी जंग का खतरा है। महदूद हमले मुजाहिरीन का हौसला बढ़ा सकते हैं मगर जबर नहीं रुकेगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने सदर को खबरदार किया कि महदूद फौजी ऑप्शंस और अमली सलाहियतों के बायस अमेरिकी फौज इस वक्त ईरान पर हमले के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की जानिब से भी ऐसे इशारे मिले हैं कि अमेरिकी सदर ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लियोट के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। अगर यह देखा जाए कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के मामले में यू टर्न क्यों लिया तो इस हवाले से CNN ने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है। मंगल की शब व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में ईरान पर हमले के मुमकिना ऑप्शंस पर एक तवील इजलास हुआ जिसके बाद सदर ट्रंप के कई आला कौमी सलामती हुक्काम इस नतीजे पर पहुंचे कि फौजी कार्रवाई का फैसला करीब है। इजलास से वाकिफ एक शख्स के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान से सामने आने वाली वीडियोस देखकर खासे मुतासिर हुए थे जिनमें माजी की फांसियां और हौलनाक मनाजिर दिखाए गए थे और यह खदशा जाहिर किया गया था कि हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ जारी बेरहमाना क्रैकडाउन के दौरान ऐसे मनाजिर दोबारा देखने में आ सकते हैं। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप को 26 साला एहतजाजी रहनुमा इरफान सुल्तानी की मनसूबाबंद फांसी के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई जो इब्तदाई तौर पर 14 जनवरी को होना थी। इस इत्तला पर सदर शदीद परेशान हो गए। तहम इजलास के दौरान कोई हतमी फैसला नहीं किया गया और ट्रंप ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी रखने का इंदिया दिया। बुध की सुबह जब ट्रंप ने ईरानी अवाम की सड़कों पर निकलने की हौसला अफजाई की और कहा कि मदद आ रही है तो यह तासुर मजीद मजबूत हो गया कि वो महदूद फौजी कार्रवाई के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन अगले ही दिन सदर ट्रंप ने अचानक यह ऐलान किया कि दूसरी जानिब से इंतहाई अहम जराए ने उन्हें बताया कि कत्लो गारत रुक गई है जिससे फौरी कार्रवाई का तासुर कमजोर पड़ गया। उस वक्त तक अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में यह तस्दीक नहीं हो सकी थी कि ईरान ने वाकई मुजाहिरीन को कत्ल करना बंद कर दिया है और इसी वजह से खित्ते में मौजूद सबसे बड़े अमेरिकी फिदाई अड्डे से गैर जरूरी हमले का इनखला भी शुरू कर दिया गया था। बाज़ हुक्काम ने खदशा जाहिर किया कि सदर के बयानात शायद एक हिकमत अमली के तहत गुमराह कुन भी हो सकते हैं जैसा कि माजी में ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमले से कबल देखा गया था। CNN के मुताबिक पर्दे के पीछे अमेरिका के इत्तेहादी खासतौर पर खलीजी ममालिक जंग रोकने के लिए सरगर्म रहे। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप किसी ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहते थे जिसके नताइज गैर यकीनी हों और जिससे अमेरिकी फौजी बराह रास्त खतरे में पड़ जाएं। इसी तनाजुर में बुध की सपहर सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बात की जिन्होंने हमला मौखर करने का मशवरा दिया। इसराइली हुक्काम का मानना था कि तवील मुहिम के बगैर ईरानी हुकूमत का खात्मा मुमकिन नहीं जबकि ईरान के मिसाइल दिफाई निज़ाम पर भी संजीदा खदशात मौजूद हैं। इसी दौरान सऊदी अरब और कतर समेत खलीजी शराकतदारों को यह एहसास हुआ कि कशीदगी कम करने की उनकी कोशिशों को आर्जी कामयाबी मिली है। हालांकि अमेरिकी फौजी असासे अब भी खित्ते में मुंतकिल किए जा रहे थे। ट्रंप इंतजामिया ने इन ममालिक को बताया कि असल मकसद सिर्फ यह है कि ईरान मुजाहिरीन की हलाकतें बंद करे और सदर किसी वाज़े अमली इशारे के मुंतजिर हैं। अमेरिकी हुक्काम ने इन गैर मुल्की शराकतदारों से करीबी राब्ता बरकरार रखा हुआ था जो ईरान के साथ सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं और उन्हें पहले से आगाह किया था कि अमेरिकी फौजी तैयारों की नकलो हरकत एक संजीदा फौजी खतरे का पैगाम देने के लिए की जा रही है। बिलाखिर ईरान की जानिब से इरफान सुल्तानी की फांसी मौखर करने के ऐलान को वो इशारा समझा गया जिसके बाद सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसे अच्छी खबर करार दिया। इसके बावजूद अमेरिकी हुक्काम आइंदा मुमकिन फौजी कार्रवाई को खारिज-ए-ज़िम्कान करार नहीं दे रहे और इसीलिए फौजी तैयारियों बशमूल असासों की नकलो हरकत को जारी रखे हुए हैं ताकि सदर के पास ये ऑप्शन मौजूद रहे। जुमेरात की सुबह तक हुक्काम के मुताबिक मौजूदा हिकमत अमली इंतजार करो और देखो पर मबनी है। जराए के मुताबिक अमेरिकी फौज एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को खित्ते की जानिब मुंतकिल कर रही है जिसमें आमतौर पर एक तैयारा बरदार बहरी जहाज, गाइडेड मिसाइल क्रूजर, फिजाई दिफाई जंगी जहाज और अबदोज शिकन तबाह कुन जहाज शामिल होते हैं। करीबी ग्रुप USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जो आखिरी इत्तलात के मुताबिक जनूबी बहरा चीन में मौजूद था। कशीदगी बढ़ने पर फौजी मनसूबा साज अमूमन इजाफी असासे खित्ते में मुंतकिल करते हैं। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ट्रंप इस बात से खास तौर पर मोहतात रहे हैं कि अमेरिका किसी बड़े तनाज़े में ना उलझ जाए या ईरान मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो जाए। इंतजामिया के कुछ एहलकारों ने खबरदार किया है कि किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई ईरान में तवील मुद्दत वाबस्तगी पर मजबूर कर सकती है जिससे ट्रंप बचना चाहते हैं। ईरान की जानिब से मुमकिन जवाबी कार्रवाई पर खदशात भी इंतजामिया के फैसलों में शामिल रहे हैं। आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।